Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So today in this class I'm going to discuss a question from the question paper of Introductory Macroeconomics for BA Economics Honors Semester 2 and this question paper is of 2024. फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके डिस्कस, सो मैं क्वेश्चन नंबर 2 आज आपके साथ करूँगा डिस्कस यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन में बेसिकली 4 पार्ट्स हैं, वैसे 3 पार्ट्स हैं एबीसी में, अगर सी में भी 2 पार्ट्स हैं तो इस तरह से। तो सी में क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन ए पार्ट में, यूज द फॉलोइंग डेटा टू कैलकुलेट प्राइवेट, गवर्नमेंट एंड नेशनल सेविंग्स। प्राइवेट सेविंग्स चाहिए, गवर्नमेंट सेविंग्स चाहिए, नेशनल सेविंग्स चाहिए। ये एक रेगुलर फीचर क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन लगातार इंट्रोडक्टरी मैक्रो के एग्जाम्स में आता है। मैंने क्लास में आपको बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन करवाए हैं, तो मतलब ये तो क्या कह सकते हैं, केक वॉक होना चाहिए बच्चों के लिए, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो। आपको यहाँ पे जीडीपी पता है, मतलब वाई की वैल्यू पता है आपको नेट फैक्टर पेमेंट पता है, एनएफपी पता है, कंजम्पशन सी पता है, गवर्नमेंट परचेज जी पता है, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट आईएनटी पता है, टैक्सेस टी पता है, ट्रांसफर्स टी आर पता है, और अच्छा वो बी पार्ट अलग है। तो आपको पहले प्राइवेट, गवर्नमेंट और नेशनल सेविंग्स चाहिए। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन ए पार्ट, प्राइवेट सेविंग क्या होती है? प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम माइनस कंजम्पशन, यही होती है। और ये प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है नेशनल इनकम प्लस नेट फैक्टर पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड प्लस इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, जो गवर्नमेंट से इंटरेस्ट मिल रहा है नेशनल डेट पे, प्लस जो ट्रांसफर्स मिल रहे हैं गवर्नमेंट से वो, और जो टैक्सेस पे किए वो माइनस कर दीजिए। तो आ गया क्या? प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम। इसमें से कंजम्पशन माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब वैल्यूज इंसर्ट करनी है। मेरे पास जीडीपी है 7000, एनएफपी है -70, तो 7000 प्लस -70 प्लस इंटरेस्ट और ट्रांसफर्स कितने? इंटरेस्ट है 210, ट्रांसफर्स है 1050, इंटरेस्ट 210, ट्रांसफर्स 1050, और टैक्सेस कितने? टैक्सेस 2450 माइनस कंजम्पशन कितना है जी? कंजम्पशन है हमारे पास 4480। तो एक बार मुझे यहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। सिंपल कैलकुलेटर आपके एग्जाम में अलाउड होता है, आपको आप यूज़ कर सकते हैं। सो व्हाट डू वी हैव? 7000 -70 प्लस 210 प्लस 1050 माइनस 2450, तो यार है 5740, 5740 माइनस 4480 माइनस 4480, इट गिव्स यू 1260। तो प्राइवेट सेविंग जो है वो कितनी आ रही है? वो आ रही है 1260 आ रही है। सिंपल है। फिर बोल रहे हैं आपको गवर्नमेंट सेविंग्स बताइए। गवर्नमेंट सेविंग होती है नेट गवर्नमेंट इनकम माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब नेट गवर्नमेंट इनकम क्या है? गवर्नमेंट को पैसा मिलता है टैक्सेस से, उसमें से वो इंटरेस्ट पे करती है और ट्रांसफर्स पे करती है। टैक्सेस में से इंटरेस्ट ट्रांसफर माइनस करने के बाद बचता क्या? नेट गवर्नमेंट इनकम। इसमें से माइनस करेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो आ जाएगा आपके पास। टैक्सेस है मेरे पास कितने? 2450 के। इंटरेस्ट कितना है जी? इंटरेस्ट है 210 का। ट्रांसफर है 1050 के, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये है मेरे पास 1400 का। सो 2450 में से माइनस करना है मुझे 210 और 1050। 2450 माइनस 210 माइनस 1050, यार 1190 माइनस 1400, 1190 माइनस 1400, इट इज़ 200 माइनस 210। गवर्नमेंट की सेविंग नेगेटिव आ सकती है कि आज ही आ सकती है, इसको बोलते हैं क्या? बजट डेफिसिट। पॉजिटिव आती है बोलते हैं बजट सरप्लस,
नेगेटिव को बोलते हैं बजट डेफिसिट. सो सिंस गवर्नमेंट सेविंग्स आर नेगेटिव वी कॉल देम बजट डेफिसिट. अब नेशनल सेविंग्स क्या होती है? नेशनल सेविंग्स आर इक्वल टू सम ऑफ प्राइवेट सेविंग्स एंड गवर्नमेंट सेविंग्स. प्राइवेट थी 1260, गवर्नमेंट है -210, प्लस करके नेगेटिव में लिख लो, एक ही बात है. तो 1050, तो 1050 की होगी हमारे पास नेशनल सेविंग्स. एक सिंपल सा क्वेश्चन खत्म भी हो गया. दीजिए 4 नंबर आपको मिल गए. बी पार्ट जो है वो थियोरी में पूछ रहा है, इफ सेंट्रल बैंक फॉलोज एन एक्सपेंशनरी मार्केट ऑपरेशंस ओपन मार्केट ऑपरेशन हाउ डज इट अफेक्ट द मनी सप्लाई, एक्सप्लेन. ये भी 4 मार्क्स का थ्योरी लिखना पड़ेगा आपको. 50 to 70 वर्ड्स में इसका आपको आंसर देना है आपको. देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ पॉइंटर्स में, आप उसको अपने वर्ड्स में लिखेंगे. ठीक है, होता क्या है जब मैं डिक्टेट कर दूंगा ना तो बच्चे क्या करते हैं, उसी आंसर को याद कर लेते हैं. और अगर एक कॉलेज के बहुत सारे बच्चे एक ही आंसर लिखकर आ जाते हैं तो वहाँ पे दिक्कत होगी ना. जो पेपर चेक कर सोचेगा चीटिंग तो नहीं होगी कहीं यहाँ पर. तो आपको अपने वर्ड्स में लिखना है. बस मैं पॉइंटर समझा रहा हूँ. पॉइंटर्स क्या है? देखो, जब सेंट्रल बैंक एक्सपेंशनरी ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है तो क्या करता है वो, इस प्रोसेस में सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय करता है और बदले में डोमेस्टिक मनी जो उसने खुद प्रिंट किया है वो सेल करता है. ठीक है, तो जो ये मनी रिसीव करते हैं वो डायरेक्टली उनके पास नहीं जाती. मनी जाती है कहाँ पे? उनके कमर्शियल बैंक्स में. उनके जो अकाउंट्स है कमर्शियल बैंक में, वहाँ पैसा चला जाता है. कैश थोड़ी देता है सेंट्रल बैंक जाके, आज ये पैसा ले लो, 500 के नोट ले लो. वो तो आपके अकाउंट में पैसा चला गया. जिनके पास जो बॉन्ड होल्डिंग थी वो सेल करी सेंट्रल बैंक को, पैसा उनके बैंक अकाउंट में चला गया. अब ये बैंक अकाउंट से पैसे, कमर्शियल बैंक इस पैसे का करेंगे क्या? उनके पास जब कमर्शियल बैंक के पास मनी सप्लाई, जब कमर्शियल बैंक से मनी बढ़ जाती है अवेलेबल जो है उनके पास, तो वो क्या करते हैं, उसको लेंड कर देते हैं. उनकी लेंडिंग इंक्रीज कर जाती है, यानी लोगों को उधार ज़्यादा देते हैं. फिर वो जिनको वो लोन मिलेगा वो क्या करेंगे, वो उस पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे. ठीक है, तो अब उनके बैंक के पास पैसा वापस आ जाएगा. तो देखो प्रोसेस क्या हुई. पहले सेंट्रल बैंक ने क्या किया, सेल किया गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सॉरी बाय किया गवर्नमेंट बॉन्ड्स, एंड पेड विद डोमेस्टिक मनी. तो मनी विद कमर्शियल बैंक इंक्रीज्ड, मनी होल्डिंग ऑफ कमर्शियल बैंक्स इंक्रीजेस. इससे क्या होगा, लेंडिंग बाय कमर्शियल बैंक्स इंक्रीजेस. अब यहाँ पे कमर्शियल बैंक पूरा पैसा लेंड नहीं कर सकते, उनको CRR SLR वो सब रिजर्व्स अपने रखने पड़ते हैं. रिजर्व्स के बाद जो पैसा बचता है वो उसको लेंड कर सकते हैं. ठीक है, तो एक फ्रैक्शन जो होता है इस पैसे का कमर्शियल बैंक्स लेंड करते हैं. Those who receive the loan again they put the money in their banks. So commercial banks again receive deposits through those people who have received the loans. Again they use this money to lend to new people, फिर से lending होगी, and in this process the money supply keeps on increasing. So with this money multiplier process, actually the money supply becomes money multiplier times K. K क्या है यहाँ पे? The initial amount of the securities which the central bank has purchased. So ये पूरा process है. ठीक है, मैंने आपको पॉइंटर से बताया, इसको वर्ड्स में आपको अपने पास लिखना है. ओके जी. अब सी पार्ट में, सी में 2 पार्ट्स हैं. गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कंजम्पशन C इज इक्वल टू दिस, I दिस, G ट्रांसफर्स, टैक्सेस, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम मल्टीप्लायर, राइट सेविंग फंक्शन, कैलकुलेट लेवल ऑफ सेविंग, बजट सरप्लस, अगर टीम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, और यूजिंग ISLM ड्राइव द एग्रीगेट. तो 7 नंबर का फर्स्ट न्यूमेरिकल है, 3 नंबर का ISLM से एग्रीगेट डिमांड का डेरिवेशन है. ठीक है जी, करना स्टार्ट करते हैं. पहले बोल रहा है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड मल्टीप्लायर. C part. For equilibrium
we have y is equal to c plus I plus g. For example, the condition is y is equal to c plus I plus g, means y is equal to c. c क्या है? c है आपका 80 plus 0.75 yd. 80 plus 0.75 yd plus what is I? I is 100 and g is 200. So means y is equal to 380 plus 0.75. अब YD डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? अभी ऊपर बताया था, y प्लस NFP प्लस ट्रांसफर्स प्लस इंटरेस्ट माइनस टैक्सेस. अभी तो किया था, PDI हमने ऊपर जो लिखा था पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. अब इस क्वेश्चन में NFP नहीं है तो छोड़ दो. इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट डेट या इंटरेस्ट नेशनल डेट नहीं है, वो भी छोड़ दो. ट्रांसफर्स है, टैक्सेस है, तो क्या होगा? y प्लस ट्रांसफर्स माइनस टैक्सेस. आपको याद कराता हूँ, देखो अभी ऊपर बताया था y प्लस NFP प्लस इंटरेस्ट प्लस ट्रांसफर टैक्सेस. अब उस क्वेश्चन में y है, ट्रांसफर है, टैक्सेस है, यही लिया. NFP इंटरेस्ट होता वो भी ले लेते, नहीं है तो छोड़ रहे हैं उनको, जीरो मान रहे हैं उनको. ठीक है, यानी दिस इज y इज इक्वल टू 380 प्लस 0.75. y ट्रांसफर्स कितने के हैं जी? ट्रांसफर्स है हमारे पास 100 के और टैक्स है 0.2. 100. अब ये बात आपको ना देखो, मैं यहाँ पे एग्जामिनर की गलती मानता हूँ, मैं गलती मानता हूँ. उसने वैसे स्मॉल टी लिख दिया है, फिर भी ये टैक्स रेट लिखना चाहिए था उसको. टैक्स की बजाय टैक्स रेट लिखना चाहिए, ज़्यादा क्लैरिटी होती. फिर भी उसने स्मॉल टी लिख दिया, तो स्मॉल टी से हम टैक्स रेट को डिनोट करते हैं. आपको कॉमन सेंस यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी. टैक्स रेट लिखता ज़्यादा सही रहता. ठीक है, नहीं लिखा कोई बात नहीं. तो टैक्स रेट है, तो टैक्स क्या होगा? टैक्स रेट टाइम्स इनकम 0.2 y. तो मीन्स y इज इक्वल टू 380 प्लस 0.75 इंटू 100 होगा 75 प्लस 0.75 इंटू y माइनस 0.2 y होगा 0.8 y. y इज इक्वल टू कितना हो गया जी? 455 प्लस 0.6 y मीन्स y माइनस 0.6 y जाएगा 0.4 y इज इक्वल टू 455. y is 455 by 0.4. तो सर ये कितना आ रहा है मेरा आंसर? अब 455 डिवाइड बाय 0.4, इट इज 1137.5. उसने यहाँ पे मल्टीप्लायर भी पूछा था आपसे. सो मल्टीप्लायर इज अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC टाइम्स 1 माइनस टी. 1 अपॉन MPC आता है कंजम्पशन फंक्शन से. 75 क्या दे रखा है आपको कंजम्पशन फंक्शन? 80 प्लस 0.75 id. तो ये MPC है 0.75. 1 माइनस टैक्स रेट क्या दे रखा है? 0.2. 0.8 हो गया, 0.75 इंटू 0.8 0.6 हो गया. 1 माइनस 0.6, 1 बाय 0.4, 4 बाय 10, 10 बाय 4, 2.5. मल्टीप्लायर इज 2.5. ठीक है, ओके. सेकेंड में कह रहा है राइट द सेविंग फंक्शन एंड कैलकुलेट द लेवल ऑफ सेविंग. सर इसके लिए मुझे सेविंग होता है इनकम माइनस कंजम्पशन. सिंपल सी बात है, इनकम माइनस कंजम्पशन है सेविंग. अब पहले कंजम्पशन के लिए पहले चाहिए डिस्पोजल इनकम. YD क्या है? YD है y प्लस ट्रांसफर माइनस टैक्सेस. y आ रहा है कितना? 1137.5 प्लस ट्रांसफर्स कितना आया था? ट्रांसफर्स था 100 माइनस टैक्सेस से 0.2 टाइम्स ये इनकम. तो 1137.5 इंटू 0.2, 227.5. ठीक है, तो 1137.5 प्लस 100 माइनस 227.5, 1010. तो 1010 की तो डिस्पोजल इनकम होगी. अब कंजम्पशन क्या था? कंजम्पशन क्या था जी? कंजम्पशन है मेरे पास 80 प्लस 0.75 YD.
80 प्लस 0.75 इंटू 1010, तो इस 1010 को करना है इंटू 0.75 प्लस 80, तो यार है 837.5। नाउ पहले बोला सेविंग फंक्शन, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन, सेविंग फंक्शन है। सेविंग इज द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द कंजम्पशन एंड हेंस सेविंग फंक्शन एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी। डेफिनेशन हो गई, उसके बाद फॉर्मूला क्या होगा, लगा दिया, एस इज इक्वल टू वाई था 1137.5, देयरफॉर माइनस 837.5, तो 1100 में से 800 गए तो 300, 300 की होगी सेविंग। सिंपल सी बात है जी। सेकेंड पार्ट भी हो गया। कैलकुलेट बजट सरप्लस, अभी बताया था मैंने, जो आपने गवर्नमेंट इनकम निकालनी है वही अगर पॉजिटिव आ गई तो बजट सरप्लस, नेगेटिव आया तो डेफिसिट। तो बजट सरप्लस है टैक्सेस माइनस ट्रांसफर्स माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर इंटरेस्ट होता वो माइनस करते हैं, है नहीं तो माइनस नहीं कर रहे। टैक्सेस कितने हैं हमारे पास यहाँ पे, टैक्सेस अभी निकाले थे हमने, 227.5 आ रहे थे टैक्सेस, है ना, 227.5 माइनस ट्रांसफर से 100 और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर शायद 200 था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। हाँ जी 200 है, तो नेगेटिव में आ रहा है, मतलब बजट डेफिसिट है। तो ये आ रहा है मेरे पास 227.5 माइनस 300 माइनस 72.5। तो लिख दूंगा इस बात को मैं, सिंस बजट सरप्लस इज नेगेटिव दिस मीन्स दैट एक्चुअली इट इज बजट डेफिसिट। ठीक है, तो बजट डेफिसिट है सरप्लस की बजाय। फिर कह रहे हैं सपोज दैट टी इंक्रीजेस टू 0.25, व्हाट इज द न्यू इक्विलिब्रियम इनकम एंड मल्टीप्लायर। अब अगर टी 0.25 हो गया तो क्या होगा, प्रोसेस दोबारा कर दीजिए सर, पहले तो मल्टीप्लायर, अब टी डैश हो गया 0.25, मल्टीप्लायर क्या होगा 1/1 माइनस सी इंटू 1 माइनस टी डैश, 1/1 माइनस 0.75 इंटू 1 माइनस 0.25, 0.75 होगा, तो 0.75 इंटू 0.75 पहले करना पड़ेगा, 0.75 इंटू 0.75, इसको 1 में से माइनस करना है, तो 1/0.4375, 1/0.4375, दिस इज 2.2857। ठीक है, अब उसने आप बोला था नई इनकम भी बता दीजिए। फॉर इक्विलिब्रियम y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, सी है 80 प्लस 0.75 वाई डी, 80 प्लस 0.75 वाई डी है y माइनस y प्लस ट्रांसफर्स माइनस टैक्सेस प्लस i है 100 और g है 200, तो y इज इक्वल टू 380 प्लस 0.75 इंटू 100 हो जाएगा 75, और प्लस 0.75 इंटू 0.75 y, तो y माइनस, बाप रे फिर से मल्टीप्लाई, तो 0.75 इंटू 0.75 इज 0.5625, 0.5625 y इज इक्वल टू 455, तो y इज इक्वल टू 455 डिवाइड बाय कितना आया था, 0.4375, 455 डिवाइड बाय 0.4375, 1040। तो इनकम ज़रा सी शायद बढ़ गई है और या कम हो गई है इनकम, टैक्स बढ़ा तो कम होनी चाहिए ना, पहले क्या थी, हाँ 1137 थी, अब 104, इनकम कम हो गई है। ठीक है, क्योंकि टैक्स बढ़ गया है। और तो कुछ पूछा नहीं उसने, कुछ और बोला करने के लिए नहीं। सेकेंड पार्ट में कह रहा है यूजिंग द ISLM मॉडल डिराइव द एग्रीगेट डिमांड कर, देखिएगा डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड यूजिंग ISLM, डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड यूजिंग ISLM। देखो जी, सिंपल सा ये प्रोसेस है, समझते हैं ज़रा। कॉपी
एंड पेस्ट। देखिए अपर पैनल में हम लोग ISLM रिप्रेजेंट करेंगे, लोअर में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एग्रीगेट डिमांड। तो यहाँ पे लेता हूँ क्या, मैं यहाँ पे लेता हूँ आउटपुट, here we take interest, here we take price level, and here we take output again। पहले मैं लिख दूंगा क्या होती है एग्रीगेट डिमांड। Aggregate demand is a combination of different levels, different output levels and price levels for which both goods market and money market are simultaneously in equilibrium। तो आउटपुट लेवल और प्राइस लेवल के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जहां पे मनी मार्केट और गुड्स मार्केट एक साथ इक्विलिब्रियम में आते हैं, उसको बोलते हैं क्या हम लोग, एग्रीगेट डिमांड। तो सपोज इनिशियली मेरे पास ये प्राइस लेवल था, तो मैं बाद में लूंगा प्राइस लेवल, उससे वरना कंफ्यूजन होगा, बाद में लूंगा प्राइस लेवल। सपोज हम पहले लेते हैं, हमारे पास एक ये IS कर्व है, सपोज दिस इज द IS कर्व एंड दिस इज द LM कर्व। And both of these curves intersect each other at point E1। इनिशियली अभी सब डिक्टेट कर दूंगा, बस बोल रहा हूँ खाली समझाने के लिए। इनिशियली सपोज प्राइस लेवल हमारे पास P1 है, एक कोई भी प्राइस लेवल P1 नाम देता हूँ उसको मैं। अब ड्यू टू एनी रीजन इकोनॉमी में प्राइस बढ़ गया है। प्राइस बढ़ने से क्या होता है कि जो रियल मनी बैलेंस है M/P, विद इंक्रीज इन प्राइस रियल मनी बैलेंस M/P फॉल्स। और जब रियल मनी बैलेंस फॉल करता है तो क्या होगा, LM कर्व में लेफ्टवर्ड शिफ्ट आता है। आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए, मैंने क्लास में पढ़ाया आपको। मनी सप्लाई यानी रियल मनी बैलेंस बढ़ता है तो LM में राइटवर्ड शिफ्ट आता है, और रियल मनी बैलेंस कम होता है तो LM में लेफ्टवर्ड शिफ्ट आता है। तो एज प्राइस लेवल राइजेस द रियल मनी बैलेंस फॉल्स विच कॉजेज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द LM कर्व फ्रॉम LM1 to LM2। सपोज LM1 बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं LM2। एंड नाउ मनी मार्केट एंड गुड्स मार्केट आर इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E2। ठीक है, तो देखो भाई, सपोज पहले E1 पे ये है हमारा आउटपुट लेवल है, और E2 पे अब ये आउटपुट लेवल है। इंटरेस्ट रेट जो था, सपोज E1 पे ये इंटरेस्ट रेट था। अभी सबके नाम दूंगा, बताऊंगा, अभी मैं बस डायग्राम पूरा कर रहा हूँ अपना, फिर नाम के पास चल के आपको बताता हूँ, फिर डिक्टेट कर दूंगा क्या पूरी प्रोसेस है। और अब ये इंटरेस्ट रेट हो गया, थोड़ा गड़बड़ हो गया, और ऊपर जाना पड़ेगा थोड़ा सा। और अब बारी है प्राइस मान लेने की। पहले मान लेता हूँ इनिशियली सपोज ये हमारा प्राइस लेवल था P1, और अभी सपोज ये हमारा प्राइस लेवल है P2। ठीक है, अब जरा बात को समझते हैं। जरा मैं इसको एक काम और कर देता हूँ, नाम पूरे कर लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। ये Y1 है, ये Y2 है, ये Y1 है, ये Y2 है, दिस इज P1, दिस इज P2। ये इनिशियली पॉइंट था A1, ये पॉइंट अब बन गया A2, और इनको मिला के जो बन रही कर्व वो है मेरी एग्रीगेट डिमांड कर्व। अभी समझाता हूँ पूरी प्रोसेस वापस से, डायग्राम में पूरा कर लूँ, फिर समझाना आसान हो जाएगा मेरे लिए एक बार। दिस इज एग्रीगेट डिमांड। अब आ जाओ जी सीन में जरा, आप चाहे लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिख चुके। फिर इन द एडजॉइनिंग फिगर द अपर पैनल रिप्रेजेंट्स द IS एंड LM कर्व्स एंड द लोअर पैनल रिप्रेजेंट्स द एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। सपोज इनिशियली द प्राइस लेवल
is P1 and goods market equilibrium is IS curve, money market equilibrium is LM curve represented by LM1. IS and LM1 curve clear each other at point E1, corresponding to which initial level of output is Y1, interest rate is I1. In the lower panel corresponding to price P1 and output Y1, we get point A1. Now due to some reason, अब reason की जरूरत नहीं देने की यहाँ पर, due to some reason, the price level in the economy increases from P1 to P2. Price level increases from P1 to P2. This increase in price causes a decrease in real money supply, due to which the LM curve would shift leftwards from LM1 to LM2, and now the simultaneous equilibrium of goods and money market will shift from point E1 to point E2. Corresponding to E2, interest rate is I2, income level is Y2. In the lower panel, corresponding to price P2 and income Y2, we obtain a point A2. Similarly, for different price levels, we will get different points in the lower panel. And when we join point A1, A2 and all such similar points, we obtain a downward sloping aggregate demand schedule. ठीक है जी, तो ये बात होगी। अब क्योंकि उसने न्यूमेरिकली बोला नहीं है, नंबर ही बहुत कम है, 4 ही नंबर का है, यूजिंग ISLM मॉडल बोल रहे हैं, तो मैं ग्राफ पे रुक रहा हूँ। वैसे आपको मैंने बताया हुआ है, आपको IS की इक्वेशन पता है, आपको LM की इक्वेशन पता है, और उनको बस सॉल्व करना है। आपको इंटरेस्ट की वैल्यू I से LM से निकाल के IS में डाल दीजिए, ठीक है। इंटरेस्ट की जो वैल्यू है वो LM से निकाल के IS इक्वेशन में डाल दीजिए, और सॉल्व करने पर आपके पास, वैसे मैं क्लास में पढ़ा है वो भी, आपको डेरिवेशन पूरी दे रखी है। यहाँ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे उसने जो बोला है 4 नंबर की बात की थी सिर्फ, और उसमें ये प्रोसेस हमारे लिए सफिशेंट है। समझ गए जी बात को, क्लियर है? तो ये एक क्वेश्चन था जो एग्जाम में आया था 2024 में, क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट्स मैंने पूरे आपके साथ डिस्कस किए। होपफुली प्रोसेस आप लोग समझ गए हैं। इस तरह से आंसर आप एग्जाम में जाके प्रेजेंट करके आएंगे अपना, यू विल गेट द फुल मार्क्स। कोई क्वेरी आपको हो, कोई बात ऐसी है जो आपको पता नहीं चली है, आप मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं, तो डाउट क्लास में आके आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, राइट? ओके, थैंक यू, गुड बाय।